जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है दोस्तों, क्लास 6 पार्ट नंबर 5 एनसीईआरटी की बुक्स है। दोस्तों पृथ्वी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। क्या है? एक ग्रह। यहाँ जीवन संभव है। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। दोस्तों जीवन के लिए 3 चीज हमेशा उपयोगी होती है, हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। 3 चीज। दोस्तों पहली चीज है आपके पानी। क्या है दोस्तों? पानी हमारे जीवन के लिए काफी उपयोगी है। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज क्या है अपना? वायु यानी ऑक्सीजन। हवा। ठीक है दोस्तों। और तीसरी चीज क्या है दोस्तों? भूमि, यहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज हमारे पृथ्वी में काफी उपयोगी है, जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, हमारी ग्रह पर मौजूद है। ये 3 चीज हमारे ग्रह पर मौजूद है और किसी ग्रह पर ये चीज मौजूद नहीं है, ना हवा, पानी। ठीक है, नेक्स्ट हम जानना की कोशिश करते हैं इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। ठीक है, आइए। तो पृथ्वी की सतह एक ऐसी सतह है जिस पर पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तथा एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जो होता है, हम जिस पर रहते हैं, वो क्या कहलाता है? भूमंडल। देखिए फ्रेंड, एक होता है भूमंडल। एक होता है भूमंडल दोस्तों, जिस पे हम रहते हैं। ठीक है ना। और दूसरा होता है वायुमंडल। ठीक है, दूसरा वायुमंडल। वायुमंडल फ्रेंड्स, वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के जो ऊपरी सतह होती है, ये ऊपरी सतह जो होती है पृथ्वी के, हमारी और पास पृथ्वी के, यहाँ पर गैसें होती हैं। पृथ्वी के और पास गैसें होती हैं। ठीक है, वो गैस कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? वायुमंडल। इस वाले क्षेत्र को, इसमें कौन कौन सी गैस मिलती है? जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आदि और भी गैसें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 गैसें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, फिर आता है अपना जलमंडल। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। तीसरी अवस्था कौन सी है दोस्तों इसकी? जलमंडल। जलमंडल ये हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, यानी 71% सब जगह काफी। कुछ एरियाओं को छोड़कर, यानी महाद्वीपों को छोड़कर। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे, महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? जलमंडल। ठीक है, ये किस अवस्थाओं में पाए जाते हैं जलमंडल? जैसा बर्फ है, जल है और जलवाष्प। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाओं में पाए जाते हैं जल? जैसे बर्फ, वाष्प, और वैसे वाले पानी जो है खारे। ठीक है, जल, हवा, वाष्प, ये 3 भागों में पाए जाते हैं। जीवन क्या है फ्रेंड्स? जीवन एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। दोस्तों इन तीनों चीजों को मिलाकर जीवन देखो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर हम हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। तो ये तीनों चीजें, तीन घटक मान लो दोस्तों। ये बीच का एरिया जो है दोस्तों, यहाँ पर तीनों चीजें मिलेंगी आपको। ये हमारी पृथ्वी है, ओनली पृथ्वी का एक हिस्सा है। ये तो पूरी पृथ्वी में, यानी ऑक्सीजन भी है, ठीक है, पानी भी है। जो पानी काफी है, मतलब पीने योग्य नहीं है, मतलब ठीक है, खारा पानी, सबसे ज्यादा खारा पानी है। यहाँ पर अलवड़ पानी मिलेगा। कैसा मिलेगा? पीने योग्य अलवड़ पानी। ये ही हमारी पृथ्वी का एक क्षेत्र है। यहाँ पर हम रह सकते हैं, हवा, पानी, शुद्ध सब चीज मिलेगी, पीने योग्य पानी मिलेगा। और एक एरिया ये है, ये सब समुद्र से भरा हुआ है। सब काफी हिस्सा समुद्र से भरा हुआ है। दोस्तों एक एक कर सभी मंडलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले भूमंडल, फिर वायुमंडल, जलमंडल और फिर जीवन मंडल।
ठीक है फ्रेंड्स, पहले भूमि मंडल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, भूमिमंडल कौन सी होती है दोस्तों? हमारी पृथ्वी के अंदर वाली भाग को, यहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, यानी ये यहाँ पर हम रहते हैं, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी के पतली परतों से बना होता है, जिस पर जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों के लिए, जीवों के लिए क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व। ये किससे बना होता है? कठोर चट्टानों से। ठीक है ना, चट्टानों से भूपर्पटी, मतलब भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी के पतली परतों से पाए जाते हैं। हल्की सी चट्टानें और पतली लेयर जिसे कहते हैं, ठीक है, परतों को बना होता है, जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जैसे हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें वगैरह हैं, जो कहाँ से उगती हैं? हमारे भूमंडल में ही, जमीन पर उगती हैं। अपने यहाँ कहाँ पर उगती हैं? जमीनों पर। जो जमीन कैसी होती है दोस्तों? ये जमीन पतली परतों की बनी हुई होती है, और चट्टानों तथा मिट्टी की। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जो पृथ्वी की जो सतह है दोस्तों, ये इसको क्या भागों में बांटा गया है? दो भागों में। वो दो भाग कौन कौन से हैं? जैसे द्वीप, यहाँ पर हम रहते हैं, द्वीप। द्वीपों में, और क्या किसमें? महासागर या बेसिन, यानी ये सागर है जिनको बेसिन कहेंगे। भूमंडल को दोस्तों क्या भागों में? पृथ्वी की सतह को कितनी भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ठीक है, महाद्वीप और महासागरीय यानी बेसिन। ठीक है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी ये महासागर हैं, ये क्या है? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है कुछ। ठीक है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। दोस्तों, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। जितने भी समुद्र का जल होगा वो क्या होगा दोस्तों? समान, कहीं से ऊंचा नीचा, कहीं से कुछ नहीं होगा, समान ही होगा। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य। मैं आपको मैप के हिसाब से बताऊंगा, मैप दिखाकर। ठीक है दोस्तों, समुद्र जल का तल क्या होता है? सब जगह समान होता है, सभी जगह समान होता है। जो स्थल होता है, इसकी ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है, जिसे शून्य से मापते हैं। किससे मापते हैं दोस्तों? शून्य से मापते हैं। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर जो होता है, कौन शिखर है वो? कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से कितना है? यानी यहाँ पर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 किलोमीटर ऊंचाई पर है, ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा जो भाग होता है, जो सबसे गहराई वाला भाग है, वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई 11,022 है। ये हिंद महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, इसकी समुद्र की गहराई कितनी है दोस्तों? 11,022। ठीक है, 11,022 है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतना अधिक भी हो सकती है? ठीक है, अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स किसके बारे में? महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीप कितने होते हैं दोस्तों? हमारे 7 महाद्वीप है हमारे पृथ्वी पर। कितने हैं? 7। यह एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, अंटार्कटिका। सॉरी दोस्तों, पहला कौन सा है आपका? यूरोप, सॉरी एशिया। पहला है एशिया का। एशिया का महाद्वीप दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है।
कैसा है, सबसे बड़ा महाद्वीप, नंबर 1। नंबर 2 दूसरे पे आता है यूरोप। ये एशिया के पश्चिम में है, उत्तर दिशा में, एशिया के पश्चिम में उत्तर दिशा में है। ये अफ्रीका है तीसरा, ठीक है। फिर आता है उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर 6 नंबर पे कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया। ये समुद्रों से और महासागरों से घिरा हुआ है, किससे, महासागरों से और समुद्र से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट में कौन सा आता है, अंटार्कटिका। लास्ट में क्या है, अंटार्कटिका, ठीक है। हमारे 5 महासागर हैं, कौन कौन से हैं आपके, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। कौन कौन से हैं दोस्तों, 5, प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर। ये हमारे 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। अब महाद्वीपों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे महासागरों के बारे में। दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है, विश्व का, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर है। क्या है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर है ये महाद्वीप। कौन सा वाला, एशिया महाद्वीप, ठीक है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध में, पूरब की तरफ स्थित है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिमी में यूरोल पर्वत है जो इसे यूरोल के अलग करता है। ये यूरोप से अलग करता है, यूरोल पर्वत, ठीक दोस्तों। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग, भूभाग जो होता है, भूभाग को यूरेशिया, यूरोप एशिया कहा जाता है, ठीक। ये हमारा एशिया जो है वो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा जा रही है, ये कहाँ पर जा रही है, एशिया होकर, ये पूरा एशिया है, ये एशिया होकर कर्क रेखा जाती है, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट में पढ़ते हैं यूरोप। यूरोप एशिया से छोटा है। यूरोप कौन कैसा है, ये एशिया काफी बड़ा है। यूरोप एशिया से थोड़ा सा छोटा है, छोटा मतलब काफी छोटा है, एशिया से छोटा है, ठीक। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। मैंने अभी थोड़ी देर बाद बताया, एशिया के पश्चिम में क्या है, यूरोप, ठीक है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में देखिए और स्थिति का पता लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, महासागरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में है, महासागरों से घिरा हुआ है। और आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। ये आर्कटिक वृत्त है, इससे होकर गुजरता है। कौन सा वाला, यूरोप, ठीक। फिर पढ़ते हैं अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा वाला है दोस्तों, अफ्रीका, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। और दोस्तों ये एक ऐसा द्वीप है जो इससे होकर कर्क रेखा है, ठीक है, और एक मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों ही रेखा इस द्वीप से गुजरती हैं। किससे, अफ्रीका से। ये एक ऐसा द्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। जो 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग
मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस साइड में है? उत्तरी गोलार्ध में, उसका आधे से ज़्यादा भाग। और इस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा, तीनों ही रेखा गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स, ये वो है इसका सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसे सहारा का रेगिस्तान बोलते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान बोलते हैं। ये वाला है मरुस्थल, ये सहारा का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जिसे गर्म रेगिस्तान बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, गर्म रेगिस्तान बोलते हैं इसको। वो कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक। अफ्रीका में स्थित है जो दोस्तों सहारा रेगिस्तान। यह महाद्वीप, ये अफ्रीका जो महाद्वीप है दोस्तों, वो क्या है आपका? चारों तरफ समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से। इधर हिंद महासागर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर। अफ्रीका हमेशा किससे घिरा हुआ है? महासागरों से और समुद्रों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। जो नील नदी है आपकी, सबसे लंबी नील नदी, वो कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। ये श्वेत नील नदी, ये नील नदी है आपकी। जो विश्व के मानचित्र में आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए। दोस्तों, मैंने आपको अफ्रीका का मानचित्र बता दिया, मैं नील नदी भी आपको बता दी। ठीक। अब पढ़ते हैं उत्तर अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। कौन सा वाला है? उत्तर अमेरिका, विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप। ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सांकरे स्थल से जुड़ा है। जो दक्षिण अमेरिका है, ये एक सांकर की तरह है। ये सांकर नुमा है जो दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। उत्तर अमेरिका इस सांकरे से उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जुड़ा हुआ है। ठीक है। जिसे पनामा जल संधि कहते हैं, स्थल संधि। क्या कहते हैं दोस्तों? पनामा स्थल संधि कहा जाता है। दोस्तों, यह महाद्वीप पूरी तरह उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तरी। ठीक है। उत्तरी पश्चिम में, उत्तर की तरफ भी है और पश्चिम में भी ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अभी इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 3 महासागरों से घिरा हुआ है दोस्तों। ये किन से? 3 महासागरों से घिरा हुआ है। 1, 2, 3। ठीक है। उत्तरी ध्रुव महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक। 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन सा? उत्तर अमेरिका। ठीक। उत्तर अमेरिका 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है। फिर पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका। कौन सा वाला? दक्षिण अमेरिका। अब आता है इसका नंबर। दक्षिण अमेरिका का ये मकर रेखा पर स्थित है दोस्तों, और भूमध्य रेखा इससे होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? दक्षिण अमेरिका से होकर। भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है फ्रेंड। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एडिंजे, वो इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो एडिंजा वही पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये एडिंजा, वो यहाँ से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है?
दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहीं पे भी क्वेश्चन फंस सकता है, आप बता सकते हैं। दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एडिंजा, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी एडिंजा श्रृंखला पर्वत, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, मतलब लंबी नहीं, सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है दक्षिण अमेरिका में। अमेजन नदी है, अमेजन नदी, अमेजन नदी विश्व की क्या है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है। कहाँ पर बहती है विश्व की सबसे लंबी नदी, बड़ी, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में दोस्तों। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया काफी छोटा शहर है, काफी छोटा द्वीप, ठीक है। ये ओनली कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर स्थित है, और ये दक्षिण में है। कहाँ पर, दक्षिण में, पूरब की तरफ दक्षिण में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। विश्व का सबसे छोटा द्वीप है, कौन सा वाला, ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये टोटल किससे घिरा हुआ है, इन महासागरों से और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे क्या कहेंगे, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब आता है अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो किसी दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। किसमें स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है दोस्तों। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से स्थित, मध्य में स्थित है। जो ध्रुव इस महाद्वीप में स्थित है, जो ध्रुव जो है किसमें, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में, इसके मध्य में, इसके मध्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट और पढ़ते हैं इसके बारे में। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए किसमें स्थित है, दक्षिणी क्षेत्र में, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के शोध संस्थान यहाँ हैं, जिनके नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है। दोस्तों अंटार्कटिका मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि सूर्य की किरणें यहाँ पर बहुत कम पड़ती हैं अंटार्कटिका में, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी बर्फ ही बर्फ पड़ती है। जीवन तो असंभव है, लेकिन फिर भी काफ़ी शोधकर्ता हैं, हर जगह के, हर शहर के शोधकर्ता हैं, वो यहाँ पर हैं, जो खोजबीन करते रहते हैं, काफ़ी खोजा करते रहते हैं, ठीक है। अपने इंडिया के भी हैं, जिनका नाम आपको दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री है, ठीक है। और आदि और भी होंगे, काफ़ी वो हैं, संस्थान है। फिर आता है जलमंडल दोस्तों, कौन सा वाला, अब आते हैं, हमारे द्वीप हो गए, अब आते हैं जलमंडल की तरफ, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, जलमंडल की तरह। जलमंडल की वजह से दूर से देखेंगे तो कैसा लगेगा, नीला ग्रह। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जो हमारी पृथ्वी पर जो है वो 71% क्या है दोस्तों, समुद्र है। 71% टोटल समुद्र है, और आपका जो बाकी बचा 29%, 29% वो क्या है, रहने लायक, मतलब थोड़ा सा जमीन है, मतलब स्थल है, ठीक है ना, रहने लायक स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जिसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल को 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी पर जितना भी वो जल है, जितना भी पानी है, जितना भी पानी है वो 97%, ये जितना भी पानी है 97% क्या है, खारा पानी, पीने योग्य नहीं है। इसका 3% ओनली पानी, 3% पानी थोड़ा सा पीने योग्य है, 3%।
3% पानी पीने योग्य है, जिसको हम अलवड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवड़ पानी। ठीक है, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। कौन सा वाला पानी? खारा पानी। और शेष जल में बहुत बड़ा भाग, जो शेष जल जो है उसका बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवड़, मैंने अभी बताया दोस्तों, अलवड़ जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे समुद्र पर खारा पानी है। पूरे समुद्र पर ओनली 3% पानी पीने योग्य है पूरे विश्व में। ठीक है, इसलिए हमारे पूरे पृथ्वी पर पानी पीने के लिए क्यों चिंताजनक पड़ रही है? क्यों? क्योंकि पानी का कुल 3% है। 97% तो खारा पानी है। खारा पानी पी नहीं सकते क्योंकि उससे काफ़ी बीमारी बन जाती हैं। कि क्या हो जाता है? बीमारी बन जाती हैं, काफ़ी बीमारियाँ। तो जो अलवड़ जल है ओनली 3% बस, जिसको हम पीने योग्य हैं। अब पढ़ते हैं महासागर। ठीक है दोस्तों, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। क्या है दोस्तों? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी महासागर हैं, जितने भी हैं, वो क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे हिंद महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर, उत्तर ध्रुव महासागर, जितने भी महासागर हैं वो क्या है? एक दूसरे से अटैच है। दोस्तों, पूरे विश्व में 5 महासागर हैं। कितने हैं? 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर है जी वाला, और ये है जी प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर। पृथ्वी का 1/3 भाग प्रशांत महासागर से ही घिरा हुआ है। क्या है? पृथ्वी का पूरा 1/3 भाग प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग है मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे गहरा जो भाग है मोरियाना, कहाँ पर? प्रशांत महासागर पर। मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन से दोस्तों? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है प्रशांत महासागर के। ठीक है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका भी इसमें ही स्थित है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और एशिया भी। अब आते हैं अटलांटिक महासागर में, दूसरा। ठीक है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर से आकार है। ये वाला, इसका कैसा आकार है? एस अक्षर से है, आकारित है, मतलब आकार की तरह है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। क्या दोस्तों? इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्व किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतरित है। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर की रेखा कैसी है? काफी दंतरित। ठीक है, दंतरित है। और हिंद महासागर की तरफ आते हैं दोस्तों। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी भारत के नाम पर पड़ा रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ये हिंद महासागर है दोस्तों, ये वाला। ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये एक ऐसा महासागर है दोस्तों जो किसी शहर, मतलब देश के नाम पर पड़ा, किसी देश के नाम पर है, यानी हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा। हिंद महासागर किसके नाम पर पड़ा दोस्तों? हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हिंद महासागर।
ठीक है फ्रेंड्स, हिंद महासागर, दोस्तों इसके उत्तर की तरफ है ना, उत्तर की तरफ एशिया क्या है, उत्तर की तरफ एशिया और पश्चिम की तरफ अफ्रीका तथा पूर्व की तरफ ऑस्ट्रेलिया है। इसके उत्तर की तरफ जो है हिंद महासागर क्या है, एशिया। कौन सा है, एशिया द्वीप। ठीक है, दक्षिण की तरफ आ जाइए, कौन सा है, पूर्व की तरफ, सॉरी पूर्व की तरफ ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण की तरफ अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण की तरफ क्या है, अफ्रीका, कुछ के है हिंद महासागर के पास। फिर आता है आर्कटिक, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका, सॉरी दोस्तों आर्कटिक नहीं अंटार्कटिका, महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर यानी उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। कौन सा दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप 60 अंश उत्तर की तरफ। और आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव, जो आर्कटिक महासागर है कौन सा वाला, ये अटलांटिक हो गया। ठीक है, आर्कटिक आएंगे हम, अंटार्कटिक, आर्कटिक महासागर दोस्तों क्या है, उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उत्तर ध्रुव में। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में उत्तरी वृत्त में स्थित है, उत्तरी वृत्त में, तथा यह उत्तर के चारों ओर फैला है, यानी उत्तर की तरफ, नीचे की तरफ काफी चारों ओर, यानी इधर को मान लेंगे हम, इधर की साइड में चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सांकरे भाग से जुड़ा है। ये प्रशांत महासागर के कैसे छिछले भाग, छिछले भाग वाले सांकरे भाग से जुड़ा हुआ है। इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। कौन सी जल संधि के नाम से जानते हैं दोस्तों, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा है। किससे घिरा है, उत्तरी तट और यूरेशिया से। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हम वायुमंडल के बारे में। हमने आपको समुद्र महासागर के बारे में बता दिया, महाद्वीप के बारे में बता दिया, महाद्वीप कितने होते हैं और महासागर कितने होते हैं। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, वायुमंडल के बारे में। दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है, क्या हमारी पृथ्वी वो चारों तरफ से क्या गैसों से भरी हुई है और घिरी हुई है। ये किससे है, गैसों से, जो कि सूर्य की हानिकारक किरणें आने से रोकती है। जो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं हमारी पृथ्वी पर, ये उनको प्रोटेक्ट करती है, कुछ किरणों को, हानिकारक किरणों को आने से रोकती है। और इसकी कुछ गैसें जो हैं हमें सांस और ऑक्सीजन वगैरह प्रदान करती हैं। कुछ मतलब इसकी जो हवाएं हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं और कुछ हानिकारक भी हैं हमारे लिए। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर किससे घिरी हुई है, गैसों की एक परत से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहेंगे इसको, जो गैसों में घिरी हुई है वो चारों तरफ से पृथ्वी को, वायुमंडल। पृथ्वी का वायु की यह पतली परत क्या है, वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। कैसा है, ये महत्वपूर्ण अटूट भाग है पृथ्वी का।
यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जो हम लोग सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस, यानी ऑक्सीजन वगैरह। कार्बन डाई छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम प्रदान करते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। दोस्तों वायुमंडल जो है वो कितने तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर तक। ये यहाँ से लेकर पृथ्वी से लेकर वायुमंडल तक इसकी रेंज की दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर इसकी इतनी दूरी है। गैस है, मतलब इतनी काफ़ी वायु अपनी पृथ्वी पर जो प्रोटेक्ट की हुई है वो कितने किलोमीटर तक प्रोटेक्ट की हुई है? 1600 किलोमीटर तक। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। वायुमंडल को इसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। कौन कौन से? यानी इसके जो घटक हैं वो और तापमान व अन्य आधार के 5 भागों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। कैसे? पृथ्वी की, यानी ये मान लो पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है ना, या मान लो ये पृथ्वी की सतह है। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? पहले क्षोभ मंडल। कौन सा वाला दोस्तों? क्षोभ मंडल से प्रदर्शित करेंगे। जमीन की तरफ से। पहला कौन सा है दोस्तों? क्षोभ मंडल। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा? सप्ताप मंडल। समताप मंडल। ठीक है, फिर आता है मध्य मंडल। कौन सा वाला? मध्य मंडल, यानी बीच का। मध्य मंडल। फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल। फिर बहिर्मंडल। 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 ठीक है, 1 2 3 4 5 कौन कौन से मंडल है ये? बहिर्मंडल, वायुमंडल के। ठीक है, वायुमंडल मुख्यतः जो वायुमंडल है मुख्यतः कौन कौन सी गैस है दोस्तों? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है वायुमंडल का मुख्यतः, जो कि साफ तथा सूक्ष्म, कैसी? जो सूक्ष्म हवा 99% भाग है। जो साफ और तथा सूक्ष्म हवा कितनी है दोस्तों? 99%। और आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि का मात्रा कितनी है दोस्तों? 1%। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है दोस्तों हमारी पृथ्वी में? 21%। 21। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक, और नाइट्रोजन गैस कितनी है? नाइट्रोजन 78% सॉरी। और वो है तुम्हारी सूक्ष्म जो हवा है वो कितनी है? 99। और आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड 1% है, बस प्रतिशत है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है दोस्तों। जो हमारे पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है वो सांस लेने की आवश्यक है, सांस लेने के लिए, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है यदि बहुत कम मात्रा में है हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। क्या है दोस्तों? पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मा होती है उसको क्या करती है? अवशोषित करती है, अपनी तरफ खींचती है, अवशोषित लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक होता है?
आदमी या इंसान ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, जैसे ये पेड़ है वो क्या करेगा, दिन के टाइम वो ऑक्सीजन देता है, आदमी ऑक्सीजन सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है मैन, या आदमी कोई भी समझ लो, मैन मैन या प्राणी जितने भी हैं, और जितने भी ये नाइट में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो नाइट के टाइम, रात के दिन वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है हमारी क्या करती है, वो अवशोषित करती है कार्बन डाइऑक्साइड। वो किसके लिए लाभकारी है, पेड़ पौधों के लिए। किसके लिए लाभकारी है, पेड़ पौधों के लिए लाभकारी है, जो कि हमारी पृथ्वी अवशोषित करती है, अपनी तरफ खींचती है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों किसके लिए वृद्धि के लिए फायदेमंद रहता है, पौधों के लिए। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व में भिन्नता आती है। जब ऊंचाई पर पहुंचेंगे वायुमंडल की तरफ, तो वायुमंडल में क्या आएगा, घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जितने जितने ऊंचाई पर दोस्तों पर्वतारोही जाएंगे, जितनी जितनी ऊंचाई पर पर्वतारोही अगर जाएंगे वो सांस नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधा काफी नीचे रह जाते हैं। जब वहां पर जाएंगे, पर्वत पर जाएंगे, वो क्या होगा, वो सांस लेने में काफी दिक्कत होगी। तो वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, सिलेंडर वगैरह। क्या ले जाते हैं, सिलेंडर, यानी ऑक्सीजन होती है उसके अंदर, वो अपने सिलेंडर साथ ले जाते हैं, जो कि उनको है ना सांस लेने में काफी दिक्कत नहीं होती है, मतलब आराम से पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। क्या होता है दोस्तों, तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब में निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो तेज हवाएं जो होती हैं गतिशील, उनको क्या कहते हैं, पवन, ठीक है। अब पढ़ते हैं जीवन मंडल के बारे में। हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा, वायु किसके लिए फायदेमंद होती है, किसके लिए नुकसानदेह होती है, पृथ्वी पर कौन कौन सी वायु है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर ऑक्सीजन तक, ठीक है। अब पढ़ते हैं किसके लिए, जीवन मंडल के लिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर जीवन मंडल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं जीव मंडल के बारे में। देखा जीव मंडल क्या है फ्रेंड्स। जीव मंडल दोस्तों, जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। कौन सा है, स्थल, जल और हवा, ठीक है। यानी स्थल, जल और हवा, वायु, हवा, जल और स्थल, इनके बीच में क्या आ रहा है, जीव मंडल। यहाँ पर हमें ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। हवा भी, सांस द्वारा भी, सांस भी प्राप्त होंगी, हमें सांस भी ले सकते हैं हम, ठीक है। जीव मंडल में जल, पीने योग्य पानी भी प्राप्त होता है, ठीक है ना। स्थल, यहाँ पर हम घूम सकते हैं, रह सकते हैं, अपने पालन पोषण भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने पशुओं को भी पाल सकते हैं, ठीक है। उससे क्या करते हैं, जीवन चला सकते हैं। जीव मंडल बोलते हैं जिसको हम, जहाँ पर हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, जीव मंडल, ठीक है। यहाँ जीवन मौजूद है, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं। कैसी हैं, बहुत सी प्रजातियां। ऐसा कोई सा भी ले लो आप, कोई सी प्रजातियां ले लो, जैसे हम अपने पालने योग्य करते हैं, जानवर है, गाय है, कुत्ते बिल्ली हैं, जैसे भी हैं, अपने खाने पीने की चीज़ है, यहाँ पर खेती बाड़ी है, ठीक। यहाँ पर हमारा जीवन व्यतीत होता है, ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीवों की बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं, ठीक है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा
जीव मंडल से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? एक दूसरे से। जीव मंडल में जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग, जंतु जगत एक पादक जगत, ठीक है, जंतु जगत एक पादक जगत के नाम से पुकारा गया है। मतलब व्यक्त किया गया है। क्या किया गया है? विभक्त किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दो भागों में प्राणियों को, जो अपने जीवन मंडल के जो दो प्राणी हैं उनको किससे भागित वो किया गया है? मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत एक पादक जगत में विभक्त किया गया है। यानी जंतु जगत, जंतु जंतु जगत और पादक जगत। जीवन मंडल में दो इंसानों को, दो प्राणियों के किससे किया गया? जंतु जगत और पादक जगत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में। पृथ्वी के दो ये तीन परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। कैसे करते हैं? परस्पर क्रिया, तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे उदाहरण के लिए क्या किया जाए? लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो उसके ढलुआ भाग में मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ठीक, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभाव होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। जैसे सुनामी वगैरह आती है, काफ़ी वगैरह आते हैं, सुनामी वगैरह, भूकंप वगैरह, क्या होता है इसमें? कटाव जो होता है, इसका जो पानी होगा वो दूषित हो जाता है। ना आदमी पी सकता है, ना इंसान, ना प्राणी, कोई भी, मतलब गंदा पानी हो जाता है काफ़ी, ठीक है, कटाव के कारण, ठीक है। उसके दूषित पदार्थों के प्रभाव होने से जल पानी मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। क्या नहीं रहता? जल। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। क्या करता है दोस्तों? जैसे उद्योग है ना, तापीय विद्युत जैसे पावर प्लांट है, ठीक है, संयंत्र जितने भी हैं, तथा गाड़ियां वगैरह हैं, जो उत्सर्जित पदार्थ जिनके भी वाष्प यानी धुआं वगैरह निकलता है, वो क्या करता है दोस्तों? प्रदूषण करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? पृथ्वी के तापमान में। इसे भूमंडल तापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? भूमंडल तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल वायु तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन की सीमित उपयोग की आवश्यकता है। सीमित उपयोग क्या होते हैं? जैसे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे यूज करना, पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीजन। इससे जितनी ऑक्सीजन रहेगी हमारे पृथ्वी पर उतने ही जीवन रहेगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट पर। जय हिंद।